तो डायमेंशन एनालिसिस में नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन लिखेंगे, डिराइविंग रिलेशन बिटवीन physical quantities having different dimensions. Deriving relation between physical quantities having different dimensions. ठीक है, ये भी तुमने हो सकता है पढ़ा होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी क्वांटिटीज अगर हमें दी हुई हैं फिजिक्स में जिनके डायमेंशन अलग अलग होने चाहिए, कंडीशन ये है, डिफरेंट डायमेंशन मैंने लिखा हुआ है, तो उनके बीच में हम डायमेंशन एनालिसिस से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ये होगा कि हम एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है प्रूव करने का। ये समझ लो कि हम लोग डायमेंशन के हेल्प से हम केवल मैथमेटिकली ये पता कर ले जाएंगे कि क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इतना आंसर हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, लेट्स से E, और हमको गिवन है कि इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास m and स्पीड ऑफ लाइट c। हमको सिर्फ इतना पता है कि जो एनर्जी है वो मास m पे और स्पीड ऑफ लाइट c पे डिपेंड कर रही है, बट फॉर्मूला क्या है ये हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग डायमेंशन से क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x एंड c टू द पावर y। देखो, m टू द पावर x एज्यूम कर लिया, c टू द पावर y एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि अगर कोई भी रिलेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के डायमेंशन LHS एंड RHS के डायमेंशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m टू द पावर x एंड इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c टू द पावर y। अब देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2। ठीक है, फिर m का डायमेंशन क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा m पावर x, और c होता है स्पीड, स्पीड का डायमेंशन होता है lt-1 पावर y। तो नेक्स्ट लाइन में एक बार और लिखें तो ml2t-2 इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, m पावर x मिलेगा, l पावर y मिलेगा और t पावर -y मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन अगर कंपेयर करें तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या बोलेंगे, वी गेट, देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। बोलो, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा हेंस E प्रोपोर्शनल टू m इंटू सी स्क्वायर। फॉर्मूला देखा होगा ना, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बट ये कि यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे दैट E इज इक्वल टू k टाइम्स m इंटू सी स्क्वायर। k का वैल्यू हम लोग इस डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, k इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ठीक है ना, और बस हम यही लिख देंगे कि इट कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग दिस एनालिसिस। बोलो, ये जो प्रॉब्लम किया है सामने क्लियर है, कैसे किया है, देखो ध्यान से। Yes, sir, clear. ठीक है,
देखो इसमें और एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट P of a wind generator depends on air density rho, comma blade area A and wind speed V. तो मैं इसमें derive an appropriate relation among these physical quantities. देखो निकाल के बताओ, डायमेंशंस किसी का नहीं पता है तो बताना। Electrical power P of a generator depends on air density rho, blade area A and wind speed V. Derive an appropriate relation among these physical quantities. सभी लोग कर पाए नहीं कर पाए? Yes, sir. भाई स्टार्ट वैसे ही करना है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी टू द पावर x, एरिया टू द पावर y और स्पीड टू द पावर z। ठीक है ना? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका हमें कुछ भी आता पता नहीं है। अब हमें क्या मालूम विंड जनरेटर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बट हमको ये आइडिया है कि जो भी उसका पावर है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। भाई विंड कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है उस पर डिपेंड करेगा, विंड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और ब्लेड्स कैसे दिए हुए हैं ब्लेड एरिया पे डिपेंड करेगा। तो उससे हम लोगों ने डायरेक्ट एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है ना? तो ये एक तरह का एडवांटेज है कि हम बिना उसके एक्चुअल थ्योरी में जाए हम एक सिंपल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन से फायदा ये है कि हमें ये तो कम से कम पता होगा ही कि अगर विंड स्पीड डबल हो जाए तो हमारा पावर आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? तो पावर का डायमेंशन होता है ml2t-3, डेंसिटी होता है ml-3 पावर x और एरिया हो जाएगा l स्क्वायर पावर y और स्पीड हो जाएगा lt-1 पावर z। तो अगर हम दोनों तरफ लिखें तो ml2t-3 इक्वल टू, तो ये बनेगा m पावर x, l पावर देखो तो क्या आएगा -3x प्लस 2y एंड प्लस z और t पावर देखोगे तो बनेगा -z। ठीक है ना? तो क्या मिला इससे हमको? इससे x की वैल्यू 1 मिल रही है, y की वैल्यू देखोगे तो भी 1 मिलेगी और z की वैल्यू 3 मिल रही है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हेंस p जो होगा प्रोपोर्शनल टू रो a v स्क्वायर। कर लिया ना सभी ने? यस सर, हो गया। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और है तुम्हारे सामने, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो करो ट्राई। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड हमको गिवन है अंडर रूट ऑफ r to the power 2b, s to the power c and d to the power
a/2, ठीक है। d डेंसिटी है, r रेडियस है और s सरफेस टेंशन है। तो चाहो तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन पहले निकाल लो। मैंने बताया सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और लेंथ का डायमेंशन हो गया l, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ जाएगा mt-2। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो t स्क्वायर इज r टू द पावर 2b, s टू द पावर c एंड d टू द पावर a/2। डायमेंशन रख दो दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा t स्क्वायर, r मतलब हो गया रेडियस, तो l पावर 2b, ठीक है, और s हो गया mt-2 टू द पावर c, और डेंसिटी हो जाएगा ml-3 पावर a/2। तो इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे है m पावर 0, l पावर 0 t2, और इधर है m पावर c प्लस a/2, l पावर 2b और माइनस 3a/2, देखना ध्यान से, और t पावर है -2c है। देखो, तो यहां से तुम्हें एक रिलेशन ये मिलेगा दैट -2c इज इक्वल टू 2, तो यहां से c की वैल्यू आई -1, ठीक है। फिर c प्लस a/2 0 है, यानी a की वैल्यू आई -2c, तो -2c मतलब a का वैल्यू हो गया 2, और उसके बाद 2b माइनस 3a/2 की वैल्यू फिर से 0 है, तो यहाँ से b की वैल्यू 3a/4 हो गई। 3a/4 को निकालेंगे तो ये आएगा 3/2, तो हेंस c इज करेक्ट। क्यों भाई, सभी लोगों ने कर लिया था? यस सर। बहुत सिंपल चैप्टर्स में से है और क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और है। ये भी आईआईटी का ही है। अब देखो इसमें है क्या, इसमें पहले तो कहानी लिखी हुई है ढेर सारी कि भाई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा x पावर 4, जिसमें x जो है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी डिस्टेंस बनेगा, और कह रहा है कि पीरियोडिक मोशन के लिए स्मॉल एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा। अब तुम इसके ऑप्शंस देखोगे तो तुमको इसके ऑप्शंस देख के ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आईआईटी में आ चुके हैं जो पेपर में जब आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके ऑप्शंस अगर हम देखें, अगर उसके ऑप्शंस चारों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग का मतलब ये है कि तुम ध्यान से देखो तो इन चारों ऑप्शंस के डायमेंशन अलग अलग हैं, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि वो क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का है, ठीक है ना। क्योंकि ये जिस ऑसिलेशंस की बात कर रहा है ये ऑसिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसके लिए फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो यही चाहता है कि आप डायमेंशन का यूज करके निकालें, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले ये जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा x पावर 4, यहाँ से अल्फा का डायमेंशन निकाल लो, तो एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2t-2 और x पावर 4 यानी l पावर 4, तो ये हो जाएगा ml-2t-2। अब नाउ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x, अल्फा टू द पावर y एंड मास टू द पावर z। अब डायमेंशन लिख लो, टाइम पीरियड का डायमेंशन t, a यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बनेगा लेंथ, अल्फा का डायमेंशन हम लोग निकाल ही चुके हैं ml-2 t-2 पावर y, और मास का तो डायमेंशन m ही रहेगा m पावर z, तो इधर आएगा t इक्वल टू m पावर y प्लस z
देखो ध्यान से, l पावर x माइनस 2y और t पावर माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, कंपेयरिंग वी गेट, देखो ध्यान से, माइनस 2y 1 के इक्वल मिल रहा है, यानी y की वैल्यू -1/2 है। तो y -1/2 का मतलब है अल्फा जो है वो अंडर रूट के अंदर 1 में आएगा, तो आंसर या तो a होगा या b होगा। फिर m पावर देखो, तो m पावर है y प्लस जेड और ये 0 है, इसका मतलब z की वैल्यू -y है, यानी कि ये 1/2 है, यानी m ऊपर आएगा। और बाकी बचा x, तो x के लिए लिखेंगे x - 2y 0 है, तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू 2y मिलेगी, यानी कि -1। तो यहाँ से याद आएगा, हेंस टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू a पावर -1, अल्फा पावर -1/2 एंड 1m पावर 1/2। तो ये बन जाएगा 1/a अंडर रूट ऑफ m बाई अल्फा। देखो बताओ, कहीं डाउट है तो। कितने लोगों ने ये कर लिया था क्वेश्चन? सर हमने कर लिया था, मैं कर लिया था। हमारे स्क्रीन पे ना यस नो के ऑप्शन है, तो तुम वो यस नो प्रेस कर सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों का हो गया था, कितने लोगों ने कर लिया था ये प्रॉब्लम। अभी क्लियर है क्वेश्चन सभी को? सर हाँ बोलो। सर एक्स कोऑर्डिनेट को सर हम लोग बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस ही लेंगे हमेशा। हाँ हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस ही हुई। ये जो ग्राफ दिया है ना, ये जो सामने बना रखा है उसने, ये उसने यही बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे कैसे डिपेंड कर रही है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, तो एक्स डिस्टेंस ही हुआ, कुछ और होगा तो वो दे रखा होगा उस हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हुए हैं आईआईटी में, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। स्टार्ट वैसे ही करना है, दैट डिस्टेंस d डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी टू द पावर x कर देंगे, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को मान लेते हैं हम s ले रहे हैं, तो s टू द पावर y एंड फ्रीक्वेंसी टू द पावर z, तो डेंसिटी का डायमेंशन होगा ml-3, डिस्टेंस है सॉरी, डिस्टेंस d का डायमेंशन होगा l और डेंसिटी का डायमेंशन होगा ml-3 पावर x, और इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या बनेगा, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो पावर होता है ml2t-3, तो l2 से डिवाइड कर दो तो बचेगा mt-3 बचेगा, करेक्ट, पावर y, और फ्रीक्वेंसी होगा t-1 पावर z। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई 0 के इक्वल और -3x इज इक्वल टू 1 के इक्वल, और थर्ड इक्वेशन मिलेगी -3y माइनस जेड इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहाँ से तुमने y का वैल्यू निकाला तो 1/3 आ रहा है, ठीक है ना, कर लिया ना सभी ने? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हमारा फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बट देखो, ये जो
मेथड है इसके अपने कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि इससे हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे, तो वो लिमिटेशंस हम अलग से नोट और कर लेते हैं। limitations of dimensional method, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने के लिए नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे कि वी कैन नॉट डिराइव those relations in mechanics where a quantity depends on more than three physical quantities। क्यों भाई, मैकेनिक्स मैंने इसलिए जोड़ दिया इसमें क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग 3 वेरिएबल में ही डील करेंगे, एम, एल और टी। तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो हमारे सामने जो इक्वेशंस बनेंगी हर बार वो 3 ही इक्वेशंस बनेंगी ज्यादा से ज्यादा। तो अगर 3 इक्वेशन है और मान लो सपोज अननोन 4 हो गए तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग वेव में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत निकालना कि हम 4 पे डिपेंडेंस वाला कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम प्रूफ कर पाएंगे बट वो मैकेनिक्स में नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि भाई उसमें टेम्परेचर भी आ जाए, उसमें करंट भी आ जाए, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो हम अप टू 7 तक हम डिवाइड कर ही सकते हैं। लेकिन ये कि मैकेनिक्स में अगर 3 ही वेरिएबल है एम एल टी तो हम मैकेनिक्स में 3 वाले ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड बट T equal to nRT upon V can be derived, ठीक है ना। क्योंकि इसमें n भी आ जाएगा, मोल्स भी आ जाएगा, T आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा इक्वेशंस आ जाएंगी। देन सेकेंड पॉइंट में we cannot derive relations having physical quantities of same dimensional formula। कभी ऐसा हो कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है अलग अलग क्वांटिटीज का तो हम वो भी डिराइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कैन नॉट बी डिराइव्ड, क्योंकि m1 और m2 ध्यान से देखो तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशन से इन्होंने सेम होने पे क्या होगा कि वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमें रिलेशंस कम पड़ जाएंगे। देन थर्ड पॉइंट में we cannot derive relations containing addition, subtraction or mathematical functions which are dimensionless। अगर किसी इक्वेशन में डायमेंशनलेस टर्म्स हैं तो डायमेंशनलेस टर्म को अगर तुम लिखोगे भी तो उसके पावर में कुछ भी लिख दो वो 1 ही रहेगा, तो वो पावर डिसअपीयर हो जाएगी, तो वो पावर में अननोन की तरह रहेगी, वो डिराइव नहीं होगी।
ठीक है ना। यानी अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें साइन, कॉस, टेन, लॉग, ई पावर ये सब आ रहा होगा तो वो भी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा तो वो भी डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया था, वी कैन नॉट फाइंड कांस्टेंट ऑफ proportionality using this method, ठीक है ना। क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है ये तो निकाल पाएंगे, बट वहां कांस्टेंट क्या आ रहा है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो बस ये ध्यान रख लो क्या क्या पाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं लिमिटेशंस। सर हाँ बोलिए। सर ये फर्स्ट वाला एक बार फिर समझाइए, फर्स्ट लिमिटेशन। फर्स्ट वाले में मैंने ये बोला कि अगर कोई ऐसे रिलेशन है जो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं, मोर देन 3 पे देखो ये वाला कर रहा है, इसमें रो, वी, ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, तो ये 4 हो गए ना। तो ऐसी क्वांटिटीज इससे डिराइव नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जब तुम इसके डायमेंशन लिखोगे तो एक इक्वेशन m में बनेगी, एक इक्वेशन l में बनेगी और एक इक्वेशन t में बनेगी। तो जब कंपेयर करोगे तो दोनों तरफ कंपेयर करने में 3 ही इक्वेशन बनेगी, जबकि यहाँ तुमको वेरिएबल कितने लेने पड़ेंगे, वेरिएबल इसमें तुमको 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो 4 पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिराइव नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 4 वाले रिलेशन ही डिराइव नहीं होंगे, जैसे कि ये वाला रिलेशन डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसमें n आ जाएगा ना तो n का डायमेंशन चेंज हो गया, n के डायमेंशन में अब मोल भी आ गया, तो मोल को भी कंपेयर करेंगे। या जैसे t है तो t के डायमेंशन में टेम्परेचर आ गया, k आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगी इक्वेशंस। तो ये वाला रिलेशन डिराइव हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, क्लियर है? यस सर। सर सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि ऐसे रिलेशन जिनमें सेम फिजिकल क्वांटिटी आ रही हो, सेम का मतलब है जिसके डायमेंशन सेम हो। तो डायमेंशन सेम होने में क्या होगा, जैसे तुम m1 पावर x लिखोगे, m2 पावर y लिखोगे, लेकिन जब इसके डायमेंशन लिखोगे तो ये m ही बन जाएगा ना, ये m पावर x बन जाएगा, ये m पावर y बन जाएगा। तो क्या होगा कि m की पावर में कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन x और y की वैल्यू अलग अलग क्या है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसे डायमेंशन आ रहे हैं जिनका डायमेंशन जैसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आ रहे हैं जिनका डायमेंशन सेम है तो वो भी रिलेशन डिराइव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बोलिए। सर जो फर्स्ट वाला है, हाँ जो फर्स्ट वाला है P इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, हाँ तो सर उसमें मतलब वो डिराइव तो हो जाएगा, लेकिन कैसे सर? जैसे कि उसमें 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ना। हाँ, बट उसमें 4 वेरिएबल में क्या होगा ना कि इसमें जब तुम लिखोगे ना n पावर x, r पावर y, t पावर z और वॉल्यूम पावर मान लो p, तो ये 4 वेरिएबल आए, यही तो कह रहे हो तुम। लेकिन यहाँ इक्वेशन 5 आ जाएंगी क्योंकि इसमें m l t के अलावा मोल भी आएगा और टेम्परेचर भी आएगा, इसमें 5 फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएंगी, तो इसमें 5 इक्वेशन बन जाएंगी, तो 4 वेरिएबल तो निकल ही आएंगे भाई। मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका एम एल टी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम मैकेनिक्स से और आगे निकले, हीट में जाएंगे तो टेम्परेचर भी आ जाएगा, गैस में जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे। ओके, हाँ क्लियर है, या करके दिखाऊं? यस सर। ठीक है सर हाँ मतलब सर अगर कोई भी क्वेश्चन को हम लोग को डिराइव करना है, उसके जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे, अगर वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो होता है लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, ये सब जो होते हैं, अगर ज्यादा होंगे तो हम डिराइव कर सकते हैं, हाँ और अगर कम होंगे तो नहीं कर सकते, जैसे कि हाँ मतलब n equals to 1/2 में कम पड़ जाते हैं। यस यस करेक्ट, ओके सर। ठीक है। तो ये तो था हमारा 4th एप्लीकेशन, और एक लास्ट एप्लीकेशन और है 5th
पॉइंट में पढ़ेंगे और उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस यूनिट्स, या इसी को बोल सकते हैं चेंज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, चेंज ऑफ बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। अब ऐसे देखो कि जब यूनिट्स वगैरह डिफाइन होना शुरू हुई तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ली गई, ठीक है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई। अच्छा 7 क्यों ली गई? सबको अलग अलग यूनिट हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये देखा गया कि एक मिनिमम सेट ऐसा लें कि अगर हम इन सबको अलग अलग यूनिट प्रोवाइड करते हैं तो बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं के यूनिट्स पे डिपेंड करेंगे, और तभी इनको क्या बोला गया, फंडामेंटल। बट तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मास को ही क्यों बनाया गया, लेंथ को ही क्यों बनाया गया, टाइम को ही क्यों बनाया गया, कुछ और भी ले सकते थे क्या? तो उसका आंसर होगा यस, हम कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन यही क्यों लिए? ये इसलिए लिए क्योंकि ये थोड़े कन्वीनियंट भी है। भाई मास सबसे बेसिक है, लेंथ सबसे बेसिक है, बट ऐसा नहीं कि लेंथ ही लिया, हम हो सकता है कि हम एरिया भी ले सकते थे, लेंथ नहीं लेते एरिया ले लेते तो भी हमारा काम चलता रहता। तो कहने का मतलब है कि अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस तो ऐसे बन ही सकते हैं कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज को चेंज करते हैं तो हमारे मॉडिफिकेशंस क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि अगर हम बेस यूनिट्स चेंज कर रहे हैं तो हमें उसमें किस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला और एक ही पॉइंट है जो ध्यान रखना है, तो इसमें लिखेंगे कि वी कैन सेलेक्ट any set of physical quantities as fundamental units. We can select any set of physical quantities as fundamental units provided their units are independent of each other, ठीक है ना। यही इसका सबसे खास बात है कि their units are independent of each other। अगर हम ऐसा सेट एज्यूम करते हैं जिसके यूनिट्स आपस पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर हम उसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते हैं। जैसे मास, लेंथ और टाइम है, तो मास, लेंथ और टाइम में तुम क्या मास को लेंथ और टाइम में, या लेंथ को मास और टाइम में, या टाइम को मास और लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो आंसर होगा नो, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही 3 क्वांटिटीज को हम ले सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मुझे बताना कि which of the following set can be taken as fundamental units, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑप्शन ए में है लीनियर मोमेंटम, एरिया, फ्रीक्वेंसी, फिर ऑप्शन बी में फोर्स, एनर्जी एंड वॉल्यूम, फिर ऑप्शन सी में है सरफेस टेंशन, कॉमा इंटेंसिटी एंड टाइम, एंड ऑप्शन डी में है एक्सीलरेशन डेंसिटी एंड एरिया। ध्यान से करना, बता रहे हैं क्या करना है तुमको ये देखना है कि जैसे 3 क्वांटिटीज ली हैं तो उन 3 में से अगर हम कोई भी 2 उठा लें तो उन दोनों के यूनिट्स को हम मैथमेटिकली कुछ करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके
स्क्वायर करके, डिवाइड करके, अंडर रूट लेके, एनी हाउ उन दोनों के यूनिट्स को यूज करके क्या हम वो थर्ड वाले का यूनिट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो डिपेंडेंट है, और अगर वो डिपेंडेंट है तो उसको हम फंडामेंटल नहीं ले सकते हैं। फंडामेंटल लेने की कंडीशन ये कि वो तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब कि हम कोई भी दो के डायमेंशंस को यूज करके थर्ड वाले का डायमेंशन नहीं निकाल पाए, तभी वो बेस यूनिट्स का सेट बनेगा। तो जरा चेक करोगे, बात समझ में आ गई मेरी, मैंने जो बोला है? एक बार फिर से समझा दीजिए। मैंने ये बोला है जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, इन तीन को हम फंडामेंटल लेते हैं। तो खास बात ये है कि हम मास और लेंथ को मैथमेटिकली कुछ भी करके टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एम, एल और टी ये तीनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स हुए। इंडिपेंडेंट हुए तो दे कैन बी टेकन एज फंडामेंटल सेट। फंडामेंटल सेट की कंडीशन ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। बट अगर तुमसे कहा जाए कि नहीं, मास, लेंथ और डेंसिटी को ले सकते हैं क्या, तो मास, लेंथ और डेंसिटी को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मास और लेंथ के कॉम्बिनेशन से डेंसिटी बना सकते हो ना। मास अपॉन लेंथ क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा। यानी कि मास, लेंथ और डेंसिटी ये तीनों फंडामेंटल नहीं हो सकते हैं। तो तुम्हें यही चेक करना है इन चारों ऑप्शंस में कि कौन कौन से सेट ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल हम ले सकते हैं। करो जरा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ले सकते हैं फंडामेंटल? यस सर। सर ले सकते हैं इसको। और कोई ऑप्शन? मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें। Which of the following sets कर दो, सेट और सेट्स can be taken as fundamental units? सर ऑप्शन डी। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें। सर ऑप्शन डी करेक्ट। देखो चेक कैसे करो, जैसे लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिख लो, क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बनेगा m इंटू वी होता है, तो ये होगा एम एल टी माइनस वन। और एरिया का डायमेंशन लिख लो, एरिया का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि इन दोनों को किसी तरह से एडजस्ट करके हम फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन में बदल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी माइनस वन। तो इनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, इन दोनों पे हम कोई भी ऑपरेशन लगा के क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास तो रह जाएगा ना। बोलो, मास रह जाएगा ना। मास रह जाएगा, इसका मतलब टी माइनस वन हमको नहीं मिलेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट हुए तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर बी ऑप्शन में फोर्स का डायमेंशन निकालो, तो ये आएगा एम एल टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन निकालो, एनर्जी का डायमेंशन आएगा एम एल टू टी माइनस टू। और वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो, तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यूब। इसमें क्या कहोगे, क्या इन दोनों को हम एडजस्ट करके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर ये जो आपको फोर्स और एनर्जी दिया हुआ है, एल स्क्वायर जैसे पता है, उसको क्या कर सकते हैं, ऐड मतलब इन दोनों को तुम डिवाइड कर दो, एनर्जी में फोर्स से डिवाइड कर दो। तो एनर्जी में फोर्स से डिवाइड करोगे डायमेंशन, तो उसका डायमेंशन एल बचेगा, और फिर उसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल नहीं है सर। यस सर, ठीक है। देखो करो बाकी, सी और डी देखो। सी में सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है एम टी माइनस टू, और इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है एम टी माइनस थ्री। और टाइम, तो टाइम का तो हो गया टी। तो अब क्या इन दोनों को एडजस्ट करके हम इसमें बदल सकते हैं या नहीं? यस सर। आंसर हुआ यस, बदल सकते हैं। Yes, sir. ये भी फंडामेंटल नहीं हो सकता। नहीं हो गया तो और डी चेक करो, डी में क्या कहोगे? एक्सीलरेशन का डायमेंशन
एल टी माइनस टू, और डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो अब इन दोनों को भी अगर तुम कंबाइन करोगे तो मैं कहूँगा कि अगर टी हटाओगे तो एम बचेगा, एम मतलब तीनों नहीं हटेंगे, कहने का मतलब है सिर्फ एल नहीं बचेगा, एम और टी दोनों आएंगे ना, तो ये वाला फंडामेंटल ले सकते हैं। तो 2 आंसर हो गए इसमें हमारे। यस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इसी तरह का बन सकता है कि कौन कौन से सेट को हम फंडामेंटल ले सकते हैं। क्लियर है, बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे बन सकता है कि इफ फोर्स F, कॉमा velocity V, force F, velocity V and density D are taken as fundamental units, then find dimensional formula of A पार्ट में मास, B पार्ट में एनर्जी in this new system. If force, velocity and density, अब इसको चेक नहीं करना है, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल ले सकते होंगे तभी तो लिया है, तो उसको नहीं चेक करना है, फिर हमें सीधे सॉल्व करना है। तो फोर्स, वेलोसिटी और डेंसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल, देन व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास एंड एनर्जी इन दिस न्यू सिस्टम। मतलब समझना, हमको मास को निकालना है एफ, वी और डी के टर्म्स में, और इसी तरह एनर्जी को भी निकालना है एफ, वी और डी के टर्म्स में। कैसे करोगे? तो देखो, इसमें इसको करने की 2 तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि फोर्स का डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, और डेंसिटी का डायमेंशन है एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। तो एक मेथड तो ये है कि हमें निकालना है कि मास, तो एक काम करो, ऐसे एज्यूम कर लो कि मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर एक्स, वेलोसिटी टू द पावर वाई एंड डेंसिटी टू द पावर जेड। और जैसे रिलेशन डिराइव करते हैं वैसे रिलेशन डिराइव कर लो। मतलब इसको ऐसे लिख लो, मास का डायमेंशन हो गया m, फोर्स टू दी पावर x यानी एम एल टी माइनस टू पावर x, वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन पावर y, और डेंसिटी यानी एम एल माइनस थ्री पावर z। तो कंपेयर करो, यहाँ आएगा m पावर 1 इक्वल टू, इधर आएगा m पावर x प्लस जेड, l पावर x प्लस वाई माइनस थ्री जेड, और t पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई। देखो, कंपेयर करो क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा x प्लस जेड इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू 0 एंड माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इनको जरा सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आता है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। सर फोर्स की पावर 2,
स्पीड की पावर -1 और डेंसिटी टू द पावर -1। x की वैल्यू आ रही होगी 3/2, y की वैल्यू आ रही होगी -3 और z की वैल्यू आ रही है -1/2। देखो ये नहीं आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास विल बी फोर्स टू द पावर 3/2, velocity to the power -3 and density to the power -1/2। ये आ रहा है। ये नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो यही आ रहा है सर, सेम। ठीक है ना? तो Yes, sir. ये है मेथड 1। मेथड 2 क्या है? देखो मैथ है वो अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। मेथड 2 में जैसे हम लोगों ने लिखा कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो है mlt-2 और वेलोसिटी का डायमेंशन है lt-1 और d का डायमेंशन है ml-3। ठीक है, तो एक काम ये करो, इसमें ये हो गई एक तरह से इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। देखो, तो एक काम करो, यहाँ सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, तो क्या मिलेगा? नहीं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 क्या मिलेगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो तुमको मिलेगा F/d इक्वल टू, तो देखो m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा L⁴ t-2। देखो आएगा, या इसको लिख सकते हैं L² t-1 इज इक्वल टू F/d टू द पावर 1/2। देखना यहाँ तक क्लियर है? और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है LT-1 इज इक्वल टू V, तो इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा। तो इनको डिवाइड करोगे तो तुमको L मिल जाएगा, L की वैल्यू मिलेगी F⁴ 1/2 V⁴ और D⁴ अब तुमको L मिल गया है, तो L की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो T की वैल्यू आएगी L इंटू V-1, तो V-1 और हो जाएगा, तो T की वैल्यू हो जाएगी F⁴ V⁴ एंड D⁴ अब तुम्हें L मिल गया, T मिल गया, तो अब L और T की वैल्यू उठा के किसी में रख दो, थर्ड वाले में रख दो, थर्ड इक्वेशन में m की वैल्यू हो जाएगी d इंटू L⁵, तो d को d रखो और L³ रख दो, तो L³ करोगे तो आएगा F⁴3/2 V⁴ एंड D⁴ तो तुम्हें यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से, F⁴3/2 V⁴ एंड D⁴ तो ये दो तरीके हैं निकालने के, देखो जो तुम्हें इजी पड़े। देखो मतलब मैथमेटिकली हमारे पास 3 इक्वेशन थी, तो हमने m, l और t इनको 3 अननोन्स की तरह ले लिया है। मेथड 2 क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, बी पार्ट कर लो। अब तो बी पार्ट आसानी से हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें m, l, t तीनों मिल गए तो फिर हम बी पार्ट यानी एनर्जी निकाल ही सकते हैं। चलो गया। एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा निकल के?
एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, रख दो। m की जगह आ गया f पावर 3/2, v पावर -3, t पावर -1/2, ये हो गया m। l स्क्वायर क्या बन जाएगा, l स्क्वायर बनेगा f v पावर -2 एंड d पावर -1, और t-2 क्या बनेगा, t-2 लिखेंगे तो ये बनेगा f पावर -1, v पावर 4 एंड d पावर -2 है तो ये 1। तो अब एक साथ कर दो, देखो क्या आएगा, तो ये आएगा f पावर 3/2, ठीक है, और v पावर -1 और d पावर -1/2। देखो ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया। सर dt पावर +1/2 होना चाहिए कहाँ पे, सर, एनर्जी के डायमेंशन में। नहीं ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, -1 और +1 तो यस सर। ठीक है, जो तुम्हें इजी पड़े वैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस इस चैप्टर में इतना ही है, छोटा सा ही चैप्टर है।